नाज़रीन आदाब, आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में, जो हम उर्दू के 10वीं जमात के तलबा तालिबात के लिए लेकर आए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं, एक बेहद खूबसूरत उन्वान लेकर आए हैं, गज़ल। और गज़ल आप में से काफ़ी लोगों को पसंद होगी। गज़ल हम सुनते हैं, गज़ल की रवानगी को हम अप्रिशिएट करते हैं, पर गज़ल असल में क्या होती है, इसके साथ कौन सी चीज़ें और बातें जुड़ी हुई हैं जो आपको अपने स्टूडेंट होने के नाते पता होनी चाहिए। और आज हम इस सबक में कौन सी गज़ल पढ़ने वाले हैं, किस शायर की है, ये सभी आपको बताएंगे हम आज के इस सत्र में। और आपको गज़ल पर विस्तार से यानी कि तफसील से मालूमात फ़राहम कराएंगे हमारे माहिर जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। तो चलिए आप सभी की मुलाकात करवाते हैं उनसे। आप हैं डॉक्टर रिजवानुल हक साहब। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है सर। शुक्रिया, आदाब। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि सर सहायक प्रोफेसर हैं उर्दू के CIET NCERT नई दिल्ली में। कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहा हो बच्चों, तो आप अपने सवालात से हमारे माहिर को बताएं और उनके साथ आप शेयर करें अपनी सारी क्वेरीज़। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप ईमेल के ज़रिए भी अपना फ़ीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class10th@ciet.nic.in। तो आप ज़रूर अपनी बातें हमसे शेयर करें। जब तक आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आज का ये सेशन शुरू करते हैं। और सर, हम आपके पास आएंगे, हम गज़ल की बात कर रहे हैं। जब हम गज़लों की बात करते हैं तो उसके साथ काफ़ी चीज़ें होती हैं। और गज़ल को कई बार बहुत ही सीरियस टॉपिक भी माना जाता है, और कभी ऐसा भी माना जाता है कि बहुत ही अपने इजी तरीके से आप अपनी बातें बयां कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे सर, गज़ल हम सब सुनते तो हैं, लेकिन असल में गज़ल होती क्या है? गज़ल दरअसल जो है अरबी में जो कसीदा लिखे जाते थे वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और इसमें असल कसीदा पर आने से पहले कुछ इधर उधर की बातें की जाती थी कि माहौल बनाने के लिए कोई चीज़ शुरू करते हैं तो उस काम को शुरू करने के लिए एक माहौल बनाया जाता है। तो कसीदे से पहले कुछ जो अशार कहे जाते थे वो ये गज़ल वहाँ से आई है, और अरबी से फ़ारसी में गई, और फ़ारसी से ये सिन्फ जो है उर्दू में आई। लेकिन कुछ बुनियादी जो इसकी हैयत है वो ज़रूर वहाँ से आई है, लेकिन इसमें जो बातें होती हैं वो उर्दू की अपनी हैं, उर्दू में होती हैं। तो इस तरह से ये एक गज़ल की है। और जो अरबी में गज़ल के मानी थे वो ये थे कि महबूब से या महबूब की बातें करना। हाँ, तो इसलिए उसका एक ये था कि हाँ, महबूब से बात करनी है और इश्किया शायरी होगी। लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं है। उर्दू में शुरू से ही न सिर्फ ये कि इश्किया शायरी भी होती है, लेकिन दुनिया के तमाम मौज़ूआत पर शायरी लिखी जाती है गज़ल की। तो उर्दू में ये एक रवायत रही है। आज ये कहा जा सकता है कि गज़ल में तकरीबन हर तरह के मज़ामीन बयान किए जा सकते हैं। यही वजह है कि गज़ल आज भी उर्दू की सबसे ज़्यादा मकबूल सिन्फ़ सुख़न है। गज़ल का हर शेर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है। ये बात ख़ास तौर से हम वजाहत करना चाहेंगे कि गज़ल में कई शेर होते हैं जो अपने तौर पर मुकम्मल होते हैं और उनका बराह रास्त मौजू के एतबार से दूसरे से शेर से कोई रिश्ता नहीं होता है, बल्कि वो तकनीकी तौर पर एक दूसरे से वाबस्ता होते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा याद रह जाने वाले अशार भी गज़ल के होते हैं। इसीलिए चूँकि वो दो शेर में दो मिसरों में एक शेर हो जाता है, इसलिए वो बहुत आसानी से याद हो जाता है। हम सबको बहुत से अशार याद होंगे जो हम वक्त वक्त पर इधर उधर कोई भी बात कर रहे हों तो बोलते रहते हैं। तो इसलिए गज़ल के अशार बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। जिस तरह गज़ल में मज़ामीन की क़ैद नहीं है, इसी तरह अशार की तादाद भी मुकर्रर नहीं है। गज़ल में कितने भी अशार हो सकते हैं, तो ये कोई तय नहीं है कि इतने होने चाहिए, लेकिन आम तौर पर ये माना जाता है कि कम से कम 5 अशार होने चाहिए।
ज़्यादा से ज़्यादा की कोई कैद नहीं है, लेकिन कम से कम गज़ल के लिए 5 अशार हैं, लेकिन मुनफरिद अशार भी कहे जा सकते हैं। गज़ल में आमतौर पर 5 या 7 शेर होते हैं, लेकिन कई गज़लों में ज़्यादा अशार भी मिलते हैं। कभी कभी एक ही बहर और रदीफ़ व काफ़िया में शायर एक से ज़्यादा गज़लें कह देता है। इसको 2 गज़ला, सै गज़ला और 4 गज़ला कहा जाता है। आइए हम मीर तकी मीर की एक गज़ल देखते हैं और इसके सहारे गज़ल क्या होती है इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हम एक मिसाल लेते हैं। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। अहद जवानी रो रो काटा, पीरी में ली आँखें मूंद, याने रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें हैं हमको अबस बदनाम किया। यहाँ के सफ़ेदो स्याह में हमको दखल है, यहाँ के सफ़ेदो स्याह में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को रो रो सुबह किया या दिन को जो तो शाम किया। मीर के दीनों मज़हब को अब पूछते क्या हो, उनने तो कश का खैंचा दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। तो ये एक मिसाल हो गई। इस तरह की गज़लें होती हैं, बहुत सारी होती हैं और फिल्मों में भी बहुत गज़लें होती हैं। मिसाल के तौर पर एक फ़िल्म है बाज़ार, उसमें एक गज़ल है, वो लता मंगेशकर ने बहुत अच्छे से गाई है। वो दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। या उमराव जान की गज़लें हैं, जैसे इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हज़ारों हैं। इस तरह की गज़लें बहुत होती हैं। तो ये गज़ल का बुनियादी ढांचा है। जी सर, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने बीच में जिक्र किया था बहर का, रदीफ़ का, काफ़िया का। तो अगर हम बहर की बात करें तो बहर के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, और ये भी क्या ये ज़रूरी है? हाँ, बहर गज़ल के लिए ज़रूरी है। तो ये हम समझ लेते हैं कि बहर होती असल में क्या है। हर शेर एक ख़ास लय या सुर में होता है। इस लय या सुर को ही बहर कहते हैं। पहला मिसरा जिस लय में होता है उस गज़ल के बाकी अशार भी उसी लय में होते हैं। आइए इसे एक शेर के ज़रिए समझते हैं। लय या सुर होते हैं, या अंग्रेज़ी में इसको जैसे मीटर कहते हैं, हिंदी में मात्रा, तो वो होती है। अब मिसाल के तौर पर, अहद जवानी रो रो काटा, पीरी में ली आँखें मूंद। अहद जवानी रो रो काटा, पीरी में ली आँखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो वो एक लय समझ में आती है। तो वो लय गज़ल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके बाद फिर इसके जो दूसरी चीज़ होती है उसको समझने के लिए, वो है एक मिसरा। शायरी की एक सतह जो बहर में हो। अभी हमने बहर का जिक्र किया कि जो एक ख़ास लय में हो और उसकी मात्राएं जो है तय हो जाती हैं जो पहले ही में, तो वो होते हैं। शायरी की एक सतह जो बहर में हो उसे एक मिसरा कहते हैं। यानी एक लाइन जो होती है वो मिसरा कहलाती है। लेकिन इस लाइन कोई भी लाइन नहीं, वो अपनी बहर में होती है। तो बहर से मुराद है उस अतर के सारे अल्फाज कुछ ख़ास आहंग में हों जिनमें एक सुर होता है। कुछ मिसरों में रदीफ़ और काफ़िया भी होता है। मिसाल के तौर पर इस मिसरे को देखते हैं, जैसे उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। तो ये एक मिसरा हो गया। अब इसी का दूसरा जो मिसरा है, एक शेर में 2 मिसरे होते हैं,
उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने, आखिर काम तमाम किया। तो ये दो मिसरे मिलके एक शेर होते हैं। तो हाँ, तो सर ये तो आपने बहर के बारे में बताया, अब मिसरा के बारे में बताया कि मिसरा क्या होता है। हाँ, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, शेर तो जैसे सबने बहुत सुने हैं, लेकिन इसकी क्या कुछ ख़ास शर्त होती है? हाँ, शेर दो सत्रों या लाइनों से मिलकर जो शायरी बनती है, जिसमें कोई मानी खेज बात कही गई हो और वो बात उन दो मिसरों में मुकम्मल हो गई हो, तो उसे शेर कहते हैं। मानी के एतबार से तो दोनों मिसरे एक दूसरे से मुंसलिक होने चाहिए। मसलन, अहद जवानी रो रो काटा, पीरी में ली आँखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। तो ये एक शेर होता है जिसमें दो सतरें यानी दो लाइनें होती हैं और दोनों लाइनें जो हैं अपनी बहर में होती हैं, उस मीटर में होती हैं। और जो दूसरा मिसरा होता है उसमें रदीफ़ काफ़िया होते हैं। पहले में भी हो सकते हैं लेकिन दूसरे में ज़रूरी हैं। पहले में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरे में ज़रूरी हैं रदीफ़, तब ये एक शेर होता है। कुछ और भी हम शेर जैसे याद कर सकते हैं। मान लिया गालिब का कोई शेर हम पढ़ें। गालिब का शेर है जैसे आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। तो ये भी एक शेर हो गया। तो इस तरह से पूरी एक रवायत है उर्दू में शायरी की। तो एक शेर में पूरी बात मुकम्मल हो जाती है। जैसे एक शेर बहुत मशहूर है, वो मजरूह सुल्तानपुरी का है। वो है मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये एक शेर हो जाता है। तो बहुत सारे लोग अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए कि जो बात हम कह रहे हैं शेर में, वो बहुत ही कम्पैक्ट तरीके से कि बहुत सी बात सिर्फ दो लाइन में, वो भी छोटी दो लाइन, उनमें वो कोई बात मुकम्मल हो जाए। हम आमतौर पर जो नज़्म पढ़ते हैं या अंग्रेज़ी में पोइट्री, हिंदी में कविता पढ़ते हैं, तो वो एक पूरी लंबी पढ़ते हैं तब बात पूरी होती है। लेकिन शेर में सिर्फ दो लाइन में अपनी बात पूरी हो जाती है और मीटर में होती है, इसलिए हमें याद भी बहुत जल्दी हो जाती है। कोई भी चीज़ है अगर मीटर में होती है, यानी उर्दू में कहें तो बहर में, तो वो याद बहुत आसानी से हो जाती है। अगर वो नस्र में होगी तो याद नहीं होती। ये खूबसूरती होती है और इसको गाया भी जा सकता है अगर बहर में है, मीटर में है। अगर उसमें नहीं है तो वो गाई नहीं जा सकती है। जी जी, तो ये तो बात हुई कि शेर की क्या शर्त होती है और कुछ ख़ास चीज़ें हैं इन सभी से जुड़ी हुई है जो हमें बच्चों को दिमाग में रखनी है, जहन में रखनी है। सर यहाँ पर हम रदीफ़ के बारे में आपसे जानना चाहेंगे सर कि रदीफ़ क्या होता है सर? रदीफ़ होता है मीर की इस गज़ल में जो अल्फाज लाल रंग से दिखाए गए हैं वो अल्फाज रदीफ़ कहलाते हैं। रदीफ़ किसी भी शेर के सबसे आखिर में आते हैं, यानी जो आखिर में होता है ये वो अल्फाज होते हैं जो किसी गज़ल के हर शेर में बार बार वही अल्फाज दोहराए जाते हैं। रदीफ़ एक लफ्ज़ का भी हो सकता है और एक से ज़्यादा अल्फाज का भी हो सकता है। जैसे हमने वो जो पढ़ी थी, अहद जवानी रो रो काटी, पीरी में ली आँखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। तो किया उसमें हर शेर में है, तो उससे हम पहचानते हैं और ये किया जो है वो रदीफ़ है। और सर यहाँ पर सर हम आपसे काफ़िया भी जानना चाहेंगे, कुछ मिसाल देकर बताएं सर हमारे सभी नाज़रीन को। जी बिल्कुल। मीर की इसी गज़ल में जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इस गज़ल में जो अल्फाज नीले रंग से दिखाए गए हैं वो अभी दिखेंगे।
वो काफ़िया कहलाते हैं। काफ़िया वाले अल्फाज का आगाज़ अलग अलग होता है लेकिन अंजाम के हरूफ एक ही होते हैं। उनके मानी अलग अलग होते हैं लेकिन आवाज़ में हम आहंगी होती है। मिसाल के तौर पर काम, तमाम, आराम, बदनाम, तमाम और इस्लाम, ये सब काफ़िया हैं। तो इनमें आप देखेंगे कि जैसे काम, तमाम, तो शुरू के जो अल्फाज हैं वो अलग हैं। का है, फिरता है, आराम में आ है, लेकिन एक बार के बाद आम सब में हो जाता है। जैसे काम, तमाम, आराम, बदनाम, तमाम, तो आम जो है सब में आता है। यानी आखिर का जो लफ्ज़ है, लफ्ज़ का हिस्सा है आखिरी, वो एक होता है और शुरू का अलग होता है। तो इस तरह ये काफ़िया बनते हैं। काम, तमाम, आराम, बदनाम, तमाम। ऐसे आप भी कुछ सोच सकती हैं कि जिसमें आम आ जाए आखिर में, जैसे गुमनाम, हाँ, नाम। तो ऐसे कोई भी हो सकते हैं, जैसे बदनाम है, गुमनाम भी हो सकता है। तो ये सारे काफ़िया कहलाते हैं। जी, तो ये तो बात हुई रदीफ़ और काफ़िया की। यहाँ पर सर हम आपसे जानना चाहेंगे अब मतला के बारे में। हाँ, कि हाँ, मतला क्या होता है सर? हाँ। अब मतला गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों, मतला कहलाता है। गज़ल में एक से ज़्यादा मतला भी हो सकते हैं। गज़ल बग़ैर मतले की भी हो सकती है। मतले की एक मिसाल पेश है। हाँ, ज़्यादातर पहला जो शेर होता है किसी गज़ल का वो मतला होता है, लेकिन कुछ गज़लें, मतलब 99% गज़लें तो मतला होता ही है। लेकिन एक आध गज़लें कहीं कहीं मिल जाती हैं जिसमें मतला नहीं है। तो हम मिसाल देखते हैं जो अभी स्क्रीन पर। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने, आखिर काम तमाम किया। तो ये एक शेर ही है, देखिए। हाँ, तो ये पहला जो शेर है वो हो जाता है मतला, लेकिन हर पहला शेर मतला नहीं होता है। जिसमें काम किया, तमाम किया जैसे आया है, जिसमें रदीफ़ काफ़िया दोनों मिसरों में है, यानी दोनों लाइनों में है, तो उसको मतला कहते हैं। बाकी जो शेर होते हैं उनमें दोनों लाइन में जैसे ये काम किया, तमाम किया नहीं मिलेगा, बल्कि दूसरी लाइन में ही मिलेगा। तो मतले की ये पहचान है। एक तो पहला शेर होता है, दूसरे दोनों लाइनों में रदीफ़ काफ़िया होने चाहिए। जी, तो ये तो उसकी पहचान है सर। यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं जी। लेकिन जाते जाते हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मतला से जुड़ा जैसा ही एक शब्द है, हाँ, जो मक्ता है, हाँ, हाँ, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। कुछ मिसाल के साथ आप बताएं हमारे सभी बच्चों को सर। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मक्ता कहलाता है। कभी कभी गज़ल के दरमियान में भी किसी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन इसे मक्ता नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पर मीर तकी मीर का ये मक्ता है। मीर के दीनों मज़हब को अब पूछते क्या हो उनने, तो कश का खैंचा दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। यानी जहाँ शायर का तखल्लुस कहते हैं पेन नेम को। हाँ, तो पेन नेम जो होता है वो असली नाम भी हो सकता है और उससे कुछ अलग भी हो सकता है। तो जैसे मीर तकी हैं, तो इनका जो असली नाम था मोहम्मद मीर तकी नाम था। तो उन्होंने उसी का एक हिस्सा मीर को जो है अपना तखल्लुस बना लिया था, और ज़्यादातर उनके यहाँ जब भी मक्ता आता है तो मीर ही इस्तेमाल करते हैं। या गालिब थे तो उनका नाम था मोहम्मद असदुल्ला ख़ां, लेकिन उन्होंने गालिब अपना तखल्लुस रख लिया था, यानी पेन नेम। और जहाँ शेर में वो तखल्लुस आए, शायर का नाम आए, उसको मक्ता कहते हैं। इसकी यही पहचान है। और ये आम तौर पर गज़ल का आखिरी शेर होता है। तो ये मिसाल एक बार फिर पढ़ लेते हैं। मीर के दीनों मज़हब को अब पूछते क्या हो उनने, तो कश का खैंचा दैर में बैठा,
कब का तर्क इस्लाम की। अब इसमें देखिए मीर से ही शुरुआत होती, मीर नाम है शायर का, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो कहाँ आएगा, वो इस पूरे शेर में चाहे पहले मिसरे में या दूसरे मिसरे में कहीं भी आ सकता है, बस नाम उनका आना चाहिए, तो वो हो जाएगा मक्ता। जी जी, तो ये तो बात हुई मक्ता एक की। और इसकी मिसाल देख लेते हैं। जी सर। फिर मौज हवा पेचा ए मीर नज़र आई, फिर मौज हवा पेचा ए मीर नज़र आई, शायद के बहार आई जंजीर नज़र आई। तो इसमें देखिए मीर बीच में है, फिर मौज हवा पेचा ए मीर, वो शायर जो है मीर को मुखातब करके कह रहा, ए मीर नज़र आई, शायद के बहार आई जंजीर नज़र आई। गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल या शाह बैत कहलाता है, जिस गज़ल में रदीफ़ न हो और शेर काफ़िया पर ही ख़त्म हो जाते हों, उस गज़ल को गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। गज़ल के बारे में इतना जान लेने के बाद आइए अब इस किताब की पहली गज़ल पढ़ते हैं। ये हम अभी देखें, गज़ल एक पढ़ेंगे। बस एक बार ये देख लेते हैं। बहार बेसिपिल जामो यार गुज़रे है, नसीम तीर सी छाती के पार गुज़रे है, गुज़र मेरा तेरे कूचे में गो नहीं न सही, मेरे ख़याल में तो लाख बार गुज़रे है, कहे है आज तेरे दर पे इस्तराब नसीम, कि इस जहाँ से कोई खाकसार गुज़रे है। तो ये पूरी एक गज़ल हो गई। इसमें हमने जहाँ जहाँ रदीफ़ आया है वो लाल रंग से दिखाया है, काफ़िए को नीले रंग से, और पूरी गज़ल में जैसा कि ज़िक्र हुआ 5 शेर कम से कम होने चाहिए या 6-7 शेर भी हो सकते हैं। तो ये इस तरह से ये पूरी गज़ल बनती है। और अगर कोई आखिरी सवाल करना है तो कर सकती हैं, नहीं तो वक्त भी हो गया। सर आपने इतने अच्छे से ये गज़ल सिन्फ के बारे में हमारे सभी बच्चों को बताया। मुझे लगता है कि उनके भी जितने सवालात हैं उनका भी जवाब उन्हें मिल गया होगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो आए और आपने इतने अच्छे तरीके से ये पूरे चैप्टर हमारे सभी बच्चों के साथ शेयर किया। थैंक यू सो वेरी मच सर। शुक्रिया। तो आप सभी के साथ बच्चों अब गज़ल सिन्फ की बारीकियों से आप रूबरू हो रहे थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया। और अब समय है कि मैं आपको बता दूं एक बहुत ज़रूरी सूचना, और ये सूचना है अखिल भारतीय बाल शैक्षिक ई कंटेंट प्रतियोगिता की वर्ष 2024-25 के लिए। ये कंपटीशन की घोषणा हो चुकी है। यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा हमारे वेबसाइट पर और ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। वेबसाइट है www.ciet.ncert.gov.in, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं जो आपको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रही है, और हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हम आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 31 दिसंबर सन 2024। इस तिथि को याद रखें। और इसके साथ ही मैं आपके साथ साझा करूँ वो सभी कार्यक्रम जो आप PM ई विद्या चैनल्स पर आज पूरे दिन भर देख सकते हैं। अब से थोड़ी देर में हम आपके लिए एक और लाइव इंटरेक्शन लेकर आएंगे जो कि साइंस के 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। टॉपिक रहेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और 5 बजे सहयोग सत्र में हम बात करेंगे लाइफ स्किल्स फॉर द हार्ट एंड माइंड, अ पाथ टू वेल बीइंग। 5:30 बजे नीपा हमारा विशेष सत्र रहेगा जिसमें हम एक स्कूल हेड से आपकी बात कराते हैं, और आज हमारे स्कूल हेड हैं असम से। तो इस कार्यक्रम में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमारे जो स्कूल हेड हैं उनकी जर्नी को आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। कोई सवाल हो तो आप हमारे सभी विशेषज्ञों के साथ साझा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ आप सभी से अनुमति। आप यूँ ही बने रहें PM ई विद्या चैनल्स पर। नमस्कार।